पहला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, बीपो, क्या कहते हैं, बीपो। तो बीपो की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। तो जेनेवा में कुछ अन्य जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके भी मुख्यालय हैं, तो आप उन्हें भी याद रखेंगे। जैसे ये है रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। फिर है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जेनेवा में है, आप ये भी याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, जेनेवा, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, यूएनओ का, ठीक है। लंदन की अगर हम बात करें तो लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी एक संस्था है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय भी है। और अगर पेरिस की बात करें तो ये है यूनेस्को, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है उसकी नियुक्ति सचिवालय में की जाती है, ठीक है। लेकिन ये सचिवालय का मुखिया न होते हुए बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुखिया होता है। तो देखिए, इसके लिए सिफारिश कौन करता है, इसके लिए सिफारिश करने वाली संस्था है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद। लेकिन सिफारिश के बाद में नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करती है महासभा। तो आप ये याद रखेंगे, महासभा। ये कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, तो इसकी जो अवधि है वो है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। वहीं अगर हम प्रथम महासचिव की बात करें तो ये प्रथम महासचिव थे, वो थे त्रिगवेली, आप याद रखेंगे, त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे, ठीक है। अगर वर्तमान महासचिव की बात करें तो ये हैं एंटोनियो गुटर्रस, पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, पुर्तगाल के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फिर क्या हुआ, महासभा के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, 19 जो नवंबर है इसको मनाते हम विश्व शौचालय दिवस, क्या, विश्व शौचालय दिवस। तो आप ये याद रखेंगे, 10 नवंबर कोई खास नहीं है। 2 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की जो जयंती है उसको यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आप याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है ना, तो आप ये भी याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 जून को, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए, इसके साथ ही जो पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य दिवस हैं उन्हें भी याद रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें
16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे 16, माफ कीजिए, 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम 1 जुलाई की बात करें, 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को मनाते हैं हम वन महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस, ठीक है। अगर विश्व जल संरक्षण की बात करें तो ये मनाते हम 22 मार्च को। क्या? विश्व जल संरक्षण दिवस। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि उत्तर रामचरित किसने लिखा है? तो देखिए, उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं उससे जानने से पहले हम जानते हैं कि बाकी के लेखकों ने क्या किया। शूद्रक जो थे, शूद्रक की एक पुस्तक का नाम है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना। तो ये आप याद रखेंगे। भवभूति की अगर हम बात करें तो देखिए, भवभूति की 3 पुस्तकें फेमस हैं। क्या? उत्तर रामचरित, ठीक है, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, महावीर चरित, ठीक है, महावीर चरित, और एक और फेमस है जिसका नाम है मालती माधव, मालती माधव। तो ये 3 पुस्तकें भवभूति की आपको याद रखना है। वहीं अगर हम तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने लिखा था रामचरित मानस, रामचरित मानस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज न हो, रामचरित मानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, और उत्तर रामचरित की बात करें तो भवभूति के द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? 3। हर्ष के द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई। हर्ष से मतलब हर्षवर्धन का है। तो हर्ष ने जो लिखा था वो लिखा था प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, ठीक है। नागानंद, नागानंद, ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 पुस्तकें हैं। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि एक धावक नामक कवि से हर्षवर्धन ने लिखवाई थी, लेकिन फिर भी हर इतिहास में हर्षवर्धन को ही माना गया है कि इनके लेखक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, संगीत के क्षेत्र में अब तक जितने लोगों को दिया गया है उनमें से MS सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें दिया गया था 1998 में पहली बार। उसके बाद में अगर हम लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें दिया गया था 2001 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में। कुल मिला के अभी तक 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे 1, ठीक है। 1998 सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। अगर हम भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सबसे पहले दिया गया था 3 लोगों को 1954 में ही, जिसमें थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद थे CV रमन, और तीसरे थे C राजगोपालाचारी। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, गोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, जो इसरो था, इसरो की स्थापना, अगर हम बात करें इसरो की स्थापना तो ये हुई थी 1969 में, ठीक है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। अगर इसके पूर्ण रूप की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन एस से स्पेस, ठीक है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए बताया है, ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो वो आप याद रखेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। तो इससे पहले थे के
लेकिन उसके बाद में इन्हें बनाया गया है। अगर हम इसरो के द्वारा प्रथम उपग्रह की बात करें जो छोड़ा गया था, वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2, आर्यभट्ट। ठीक है, ये मतलब संयुक्त जो रूस था उस समय का, उसकी सहायता से छोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि रडार के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, जो रडार था, रडार के आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। ठीक है, कौन कौन थे इनमें शामिल? ये 2 व्यक्ति थे, ए एच टेलर और लियो सी यंग। ठीक है, तो आप शॉर्ट में इन्हें याद रख सकते हैं यंग टेलर के नाम से। ठीक है, जो रडार है, रडार का कार्य क्या है? तो रडार का जो कार्य होता है वो वायुयानों की स्थिति, ठीक है, वायुयानों की स्थिति ज्ञात करते हैं, साथ ही ये वहाँ से सूचना भी देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4, अर्थात ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। अगला प्रश्न है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, ईमेल का जो जनक था, ईमेल से तो पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ई का अर्थ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, और मेल का मेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कई बार पूछा जाता है, यहाँ ई का अर्थ क्या है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ ही इसके जो महत्वपूर्ण विकास किया था, उस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो थी रे टॉमलिंसन की। ठीक है, रे टॉमलिंसन की, इसलिए इन्हें ही क्या कहा जाता है? इतिहास का ईमेल का जनक। ठीक है, इतिहास में ईमेल का जनक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 3, अर्थात रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क। कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क। तो आप याद रखेंगे सीपीयू का पूरा जो नाम है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो आप ये याद रखेंगे, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त परिपथों या सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो देखिए, जो फ्लिप फ्लॉप होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की तरह होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, ये इतिहास से है, कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की जो उपाधि थी वो किसे दी गई थी? वो दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। ये मोहम्मद गौरी का दास एवं दामाद दोनों था। ठीक है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें इतिहास में, तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कब की थी? 1206 में ये गद्दी पर बैठा। तो आप ये याद रखेंगे, इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। कुतुब मीनार की जो नींव थी, कुतुब मीनार की नींव इसने डलवाई थी। ठीक है, कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसने शुरू करवाया था। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ में आप कुछ मस्जिदें उन्हें भी याद रखेंगे, जैसे ढाई दिन का झोंपड़ा, ये मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि ये है क्या, तो ये कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली की एक मस्जिद है कुवत उल इस्लाम। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे लाख बख्श क्या कहा जाता है? लाख बख्श।
ठीक है। लाख बख्श और एक और इसका नाम है, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। एक और नाम है कुरान खान, ठीक है, कुरान खान, इसकी उपाधि भी इसने धारण की थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो मृत्यु है, इसकी जो मृत्यु है वो चौगान खेलते समय हो गई थी। कैसे? चौगान खेलते समय हुई, खेलते समय हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे। इसको दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बसीन की संधि, देखिए बसीन आए या बेसिन आए, है ना, एक ही बात है। बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1802 में। किसके बीच हुई थी? बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर है 1, यानी कि 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच हुई थी। आप साथ में ही याद रखेंगे कि 1665, जो 1665 की तारीख है उसमें भी एक संधि हुई थी जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी गई। क्या? पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसमें मराठा थे, शिवाजी और दूसरे थे जो मुगल सेना की तरफ से गए थे, जयसिंह प्रथम। कौन? जयसिंह प्रथम, ठीक है। तो इनके बीच हुई थी। अगर हम बात करें 1752 की, तो 1752 में मराठाओं ने एक और संधि की थी जिसका नाम था झलकी की संधि, ठीक है। झलकी की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ये याद रखने के लिए एक तो नाम रखना है बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, और दूसरा हैदराबाद के निजाम, ठीक है। तो इनके बीच हुई थी यह संधि। अगर हम 1782 की बात करें तो 1782 में एक संधि होती है जिसका नाम है सालवाई की संधि, ठीक है, सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि जो है वो किसके बीच हुई थी? तो आप याद रखेंगे मराठा, ठीक है, मराठा और अंग्रेज, ठीक है, मराठा और अंग्रेज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए भारत का अगर उप प्रधानमंत्री की पद की बात करें तो संविधान में ऐसी इसकी कोई मान्यता नहीं है। हालांकि पहले जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि उसके बाद मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो देखिए अस्पृश्यता जो समाप्त की गई थी वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या किया गया था। आर्टिकल जो 14 था उसमें लिखा है विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता। तो आप ये याद रखेंगे, अर्थात विधि के आगे सभी समान हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, कोई भी उपाधि धारण करेगा नहीं, है ना, तो उपाधियों का अंत जो किया गया है वो आर्टिकल 18 में है। 17 की बात करें तो यहाँ किया गया है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। तो आप ये याद रखेंगे। अगर 19 की बात करें तो ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है, यहाँ बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यहाँ बोलने की, देश में कहीं पे भी जाने की, आने की, रहने की, ये सभी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 19 के तहत हमें दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? 3, अर्थात आर्टिकल 17। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि किसी निश्चित नक्शे पर निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए जो आइसो हाइट होती हैं वो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, स्थानों को
मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, जो आइसोहाइट है वो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं। आइसोबार की अगर बात करें तो समान वायुदाब वाले स्थानों को, है ना, मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। जो इस्थमस होती है इसका मतलब है भूमि जल संधि या फिर स्थल जल संधि, स्थल संधि, है ना, क्या होती है, स्थल संधि। तो इस्थमस से इससे कोई मतलब नहीं है। आइसो जो थर्म होता है वो समान ताप, आप याद रखेंगे, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है, ये कौन सी होती हैं, आइसोथर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो देखिए, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, बेंगलोर को, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। अगर हम विश्व में सिलिकॉन वैली की बात करें, विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, विश्व की बात करें सिलिकॉन वैली की तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पर है, तो यूएसए में। तो आप ये भी याद रखेंगे, विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को। अगर इसके साथ ही आप याद रखेंगे क्वीन ऑफ डेक्कन, ये किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुडेको, ठीक है। अरब सागर की रानी की बात करें, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को। तो आप ये भी याद रखेंगे। कर्नाटक का रतन किसे कहा गया है, मैसूर कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ में आप एक और वैली का याद रखेंगे जो कहा नहीं जाता है बल्कि वहाँ स्थित है, जिसका नाम है साइलेंट वैली, ठीक है। साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये कहाँ पर स्थित है, केरल में। इसके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है केरल में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, चारागाह या घास के मैदान ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे जो पंपास है ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। प्रेयरी की अगर बात करें तो ये पाए जाते हैं अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेल्ट जो है ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और अगर स्टेपी की बात करें, स्टेपी जो है एशिया व यूरोप, ठीक है, एशिया व यूरोप में पाए जाते हैं। डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे ये सभी के सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। वहीं अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो ये है लानोस कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। और कंपास कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में भी मध्य और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी, ठीक है, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के भाग में ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय में शामिल जो नहीं होता है वो होता है क्या, एक तो अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक का मतलब है जो अर्थ से नहीं जुड़ी हैं, यानी कि धन से नहीं जुड़ी हैं, वो क्रियाएं सभी नहीं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। उसके बाद में निजी हस्तांतरण जो होता है, ठीक है, निजी हस्तांतरण को भी हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही गैर कानूनी और विशेष करके गैर कानूनी में भी आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक जो लाभ प्राप्त होते हैं
गैर कानूनी रूप से, वो इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं में कौन सा आता है? लॉटरी जीतना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है? तो देखिए जो अल्पाधिकार होता है वो उस स्थिति को कहते हैं जैसे बाजार में किसी वस्तु के उत्पादक यानी कि जो फर्म या कंपनी होती है उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन 2 से बहुत अधिक ना हो, ठीक है, परंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? अल्पाधिकार कहेंगे। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि विक्रेता थोड़े होते हैं, ठीक है, विक्रेता थोड़े होते हैं तो उन्हें पूर्ति ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उनके पास ज़्यादा धन होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? उनके पास अल्पाधिकार होता है, तो वो रेट भी अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए फिर? सिगरेट उद्योग। सिगरेट उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए फाउंटेन पेन के बारे में हम पिछली बार भी बता चुके हैं। यह केशिया क्रिया, ठीक है, केश का क्रिया, ये केश का क्रिया के आधार पर कार्य करता है। तो केश का क्रिया क्या होती है? गुरुत्व। आप गुरुत्व याद रखेंगे। गुरुत्व में क्या होता है कि पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपने ओर खींचती है, लेकिन ये गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की जो क्रिया है, बहने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? केश का क्रिया, ठीक है, केश का क्रिया। इसके कुछ उदाहरण आप याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे फाउंटेन पेन, दूसरा याद रखेंगे लालटेन जो होती है, लालटेन या लैंप बत्ती जो होती है उसमें जो तेल होता है वो ऊपर किस घटना के कारण चढ़ता है? तेल जो ऊपर चढ़ता है वो इसी क्रिया के कारण चढ़ता है, ठीक है। पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल और जो लवण होते हैं, जड़ से जल और लवण, ये किस क्रिया के कारण उनके मतलब पेड़ों के तनों पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो वो भी केश का क्रिया के कारण पहुंचते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग जो करती है वो है कार्बन काल निर्धारण, ठीक है। कार्बन काल निर्धारण में क्या होता है? कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतलब जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधों से ही जीवाश्मों का निर्माण होता है। पेड़ पौधों, इनकी आधार पर या इनकी आयु को निकाल करके उस समय की एज को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप याद करेंगे और साथ में आप याद रखेंगे इसमें C14, ठीक है, कौन सी मतलब C से मतलब है कार्बन और 14 प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो देखिए जो पेनिसिलिन होता है तो आप ये याद रखेंगे इसकी जो खोज है 1929 में हुई थी। किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में, ठीक है। ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, नोटेटम से। तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है ये क्या होता है? फफूंद, ठीक है। तो ये फफूंद होता है जिससे हम पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन का जो उपयोग है ये उपयोग किस में होता है कि ये एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? एंटीबायोटिक की दवा, ठीक है, एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो कवक होते हैं, कवक व जीवाणु से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसमें हम पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर है 3 जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि जनवरी 2022 को
कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? देखिए पेपरलेस अदालत की बात करें तो ये जनवरी की बात है। जनवरी में केरला उच्च न्यायालय ने ये घोषणा की कि आज से हम ये जो है पेपर का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? केरल है, केरल हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है? तो जो राइट टू पी है, ये अभियान जो कहां से शुरू हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि ये है क्या। तो राइट टू पी जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, सार्वजनिक शौचालय को स्वच्छ व साफ ठीक है तथा सुलभ करने के लिए हमने क्या किया? ये राइट टू पी अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत जो है नागपुर महाराष्ट्र से हुई। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र से हुई। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो देखिए जो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय है, इसकी जो आधारशिला है वो मेरठ में रखी गई है। मेरठ कहां पर है? यूपी में, आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप एक दो फैक्ट और याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? मणिपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय जो समुद्री संग्रहालय, ठीक है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा कालीन एक शहर है लोथल, गुजरात में। ठीक है, तो उसके यहाँ। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब, पहले तो लाइक शेयर करें। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो